एनपीएस और यूपीएस को लेकर तो चर्चा तेज है ही, इसको लेकर विरोध भी हो रहा है। ओपीएस की बहाली को लेकर भी मांग उठ रही है। तो ओपीएस की बहाली जो मांग उठ रही है उसमें खास क्या है? देखिए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको हम बोलते हैं वो बेसिकली आपके काम के बदले, यानी कि आपकी सेवाओं के बदले बुढ़ापे पर आपकी सामाजिक आर्थिक जो सेवा थी या सामाजिक आर्थिक जो एक तरीके से आपकी गारंटी, सिक्योरिटी, सुरक्षा की जो गारंटी थी वो थी ओल्ड पेंशन स्कीम। तो उसमें क्या था कि आदमी ने काम किया, उसके एवज में अब उसके बच्चे हैं या नहीं हैं, किसी के है या नहीं रह गए, उसका कोई स्पाउस है या नहीं है। मान लीजिए कोई सिंगल कैंडिडेट है, वो आदमी भी हो सकता है, वो महिला भी हो सकती है। उसने मान लीजिए 30-35 साल तक नौकरी की, उसने शादी नहीं की, बच्चे नहीं, उसके माँ बाप तो बचे नहीं मान लीजिए उसके रिटायरमेंट तक। अब उसका बुढ़ापा तो कटेगा ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल जिंदा रहेगा। तो अगर उसको पेंशन एक सिक्योर्ड इनकम नहीं आएगी तो वो अपना बुढ़ापा कैसे काटेगा? इसके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को एक ऐसा दरवाजा था जिसमें ये तय होता था कि उसके बुढ़ापे की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। क्यों? क्योंकि उसने सरकार की 20, 25, 30, 35 साल तक सेवाएं की हैं। तो इसके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड हम लोग कर रहे हैं और वही सबसे ज़रूरी है। हम कोई सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात नहीं मांग रहे हैं। हम बस इतना ही तो कह रहे हैं कि वी नीड अवर ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी गारंटी। अब वो गारंटी दे दो। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में गारंटी करके लाए, लेकिन उन्होंने इसको पेंशन नहीं कहा, उसको उन्होंने कहा पे आउट। क्योंकि पेंशन का मतलब है कि पेंशन एक संवैधानिक शब्द है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप। और पेंशन को आपने रिप्लेस किया पे आउट से, इसका मतलब है टेक योर पे आउट एंड गेट आउट, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो ऐसी पेंशन, तो फिर कर्मचारी भी क्यों अकाउंटेबिलिटी लेगा? आप पूरी नौकरी ये तय करते हो कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो आप उसके लिए 56 जे लेकर के आते हो, उसे जबरिया रिटायर कर देते हो। कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आप उसको पनिश करते हो, पेंशन बेनिफिट्स छीन लेते हो। अगर कोई 25, 30, 35 साल तक सेवाएं दे रहा है तो आपको पेंशन की गारंटी देने में क्या दिक्कत है? और फिर भी वो भी तब जब आप कह रहे हो कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप ये कह रहे हो कि जीएसटी के मद में 95,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, वो आपको पता ही नहीं था, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में महज 91 लाख पूरे कर्मचारी हैं पूरे देश में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करूं तो 29 लाख ही हैं एनपीएस एम्प्लॉइज। तो उन 29 लाख कर्मचारियों को पेंशन की सिक्योरिटी देने में क्या दिक्कत है? वही हम लोग डिमांड कर रहे हैं। सर, जैसे आपने भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर ओपीएस की बहाली हो जाती है तो क्या आपको लगता है कि जो भारत का जो खजाना है उस पर इसका असर पड़ेगा? नहीं उर्वशी जी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 14% सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है, 10% हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस लिहाज से 24% हर महीने जमा होता है, और उस 24% की जो वैल्यू है आज की डेट में 12,000 करोड़ रुपए पर मंथ से ज़्यादा है। अब देखिए कि अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो 15 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये पीएफआरडीए जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एक्ट है भारत सरकार का, उसका दिया हुआ डेटा है। अगर आप गूगल करेंगे टोटल नेट असेट्स वैल्यू इन एनपीएस तो आपको खुद ही मिल जाएगा। तो वो हम लोग इतना कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। अगर सरकार उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करे या कहीं रखे, कहीं ऐसी जगह किसी पॉलिसी में लगाए, तो उस पैसे से कितने लोग रिटायर होने वाले हैं? 30 लाख तो आपने सारी नौकरियों का तो निजीकरण कर दिया, बचा ही नहीं, आउटसोर्सिंग कर दी आपने, कारपोरेटाइजेशन कर दिया, नौकरियां तो बची ही नहीं। महज 30 लाख लोग हैं, और वो रिटायर कब होंगे? वो रिटायर होना शुरू होंगे 2033 से। अभी भी उनके रिटायरमेंट होने में कम से कम लगभग 8 साल बाकी है। तो 8 साल के बाद वो लोग रिटायर होंगे। तो जब रिटायर होंगे तो उन रिटायर होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होगी। उन सबको 50% पेंशन की गारंटी देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और सरकार की अर्थव्यवस्था पर तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सरकार की अर्थव्यवस्था को तो चला ही हम ही लोग रहे हैं। अगर 91 लाख लोग कल से एनपीएस को कटाना बंद कर दें तो कल ही आप पूरा शेयर मार्केट देख लीजिए, धराशायी हो जाएगा। एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई तीनों भारत सरकार के पीएसयू हैं। अगर कल से हम लोग अपना पैसा कटवाना बंद कर दें, या हम एक कैंपेन चला दें कि इस पैसे में से सारे लोग अप्लाई कर दें कि 20-20% निकाल लेंगे, तो कल ही एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई, कल ही इनका भट्ठा बैठ जाएगा, कल ही इनको रन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो चल ही हमारी वजह से रही है। भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जो लोग भी करते हैं, तो उनको ये जानना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि भारत के जो सबसे बड़े पीएसयूज है, वो चाहे एलआईसी हो, एसबीआई हो, यूटीआई हो,
वो आज हम एनपीएस सब्सक्राइबर्स की वजह से चल रहे हैं। तो हम लोग सब अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह नहीं, हम उसको ग्रो करने में सहायता करते हैं। विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष इन मुद्दों पर समर्थन करते हुए तो नजर आती है, लेकिन अगर हम 2024 के लोकसभा चुनावों के अगर हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो उसमें ये मुद्दा कहीं पर भी नहीं उठाया जाता। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए उर्वशी जी, ये भारत का दुर्भाग्य है कि चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हों या दूसरे दल हों, वो पुरानी पेंशन बहाली की तो बात करते हैं, संसद में भी उठते हैं, विधानसभाओं में भी वही सवाल उठते हैं, वहाँ भी इस मुद्दे को उठाया जाता है, लेकिन उन्होंने 2024 के लोकसभा मैनिफेस्टो में इसको जगह नहीं दी। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ आज तक की एक पत्रकार थी, मेरे ख्याल से उनका नाम मौसमी सिंह था, उन्होंने ये सवाल भी दागा कि भाई आपने हर जगह आपने इस पेंशन के मुद्दे को उठाया है, लेकिन आपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा। तो पी चिदम्बरम साहब ने अच्छा सा जवाब दिया कि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे कदम भी उठाए हैं और अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि क्या कमी रह गई। हम भी उसी की बात कर रहे हैं, हम ये कोई नहीं कह रहे हैं कि एनपीएस को स्क्रैप करके ही पुरानी पेंशन बहाल की जा सकती है, एनपीएस को अमेंड करके भी पुरानी पेंशन बहाल की जा सकती है। तो ये तो तय है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दो तरीके से बहाल किया जा सकता है, एक तो एनपीएस को ख़त्म करके और दूसरा एनपीएस को अमेंड करके। तो ख़त्म करके थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अमेंड करके चैलेंजिंग नहीं है। अमेंड करके हम अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो करा सकते हैं और पुरानी पेंशन को भी बहाल करा सकते हैं। विपक्ष ने नहीं रखा, ये विपक्ष की कमजोरी थी, उसने इस मुद्दे को नहीं समझा, लेकिन भारत की सरकार ने इस बात को माना, दुनिया भर के जो मीडिया संस्थानों ने इस बात को कवर किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कर्मचारियों की नाराज़गी बहुत बड़े पैमाने पर रही है और इसका कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान उठाना पड़ा है। ओपीएस की जो बहाली है वो संभव है या नहीं है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि देश के चाहे वो विपक्ष के मतलब जो है आर्थिक सलाहकार हों या इकोनॉमिस्ट हों या जो सरकारी इकोनॉमिस्ट हों, उनका यही कहना रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिजिबल नहीं है, वायबल नहीं है, ये इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। तो मैं ये तो मानता हूँ कि एनपीएस को स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करना थोड़ा चैलेंजिंग है, मुश्किल काम है। ये इसी वजह से विपक्ष ने इसको अपने मैनिफेस्टो में शायद नहीं रखा, क्योंकि पी चिदम्बरम साहब तो बहुत बड़े खुद ही इकोनॉमिस्ट हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इस रास्ते को थोड़ा सा अख्तियार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एनपीएस को अमेंड करके ओल्ड पेंशन स्कीम को हूबहू बहाल करना मुमकिन है और बिना कोई खास बर्डन के ये काम किया जा सकता है। सर, आखिर में आपसे सवाल नहीं, आपका अनुभव जानना चाहेंगे कि आप इतने बड़े संगठन का जब नेतृत्व करते हैं तो हजारों लाखों लोगों से, कर्मचारियों से आप मिलते होंगे, इतने लंबे समय के दौरान जब भी आंदोलन होता है तो क्या कोई ऐसा केस आपको देखने को मिला है जो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहा हो जो आपके जहन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया हो कि अगर इस पे सरकार जल्दी फैसला ले लेती तो शायद? देखिए, बहुत लोग हैं ऐसे, एक एग्जांपल नहीं, मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल दूंगा। पोस्टल डिपार्टमेंट में, जिसे ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं, जीडीएस, मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूँ, हमारे ऐसे हजारों केस हैं। टीचर्स रिटायर हो गए और उसके बाद वो कबाड़ बेच रहे हैं, कोई चाय का ठेला लगा रहा है, कोई यहाँ तक कि भट्ठे पर काम कर रहा है। कल तक वो 50,000 रुपये मिल रहे थे, अब वो अभी 60 साल में लोग बुज़ुर्ग नहीं होते आज की डेट में। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी बेहतर हुआ है, खान पान काफ़ी अच्छा हुआ है, लोगों ने अपने ऊपर पैसा खर्च करना शुरू किया है, तो लोगों की हेल्थ ठीक है। अभी वो 10-15 साल काम कर सकते हैं बेहतर, लेकिन उनके पास काम ही नहीं है, काम नहीं है तो पैसा नहीं है, अर्निंग नहीं है, तो वो इतने मार्मिक हैं कि उन्हें 5 साल पहले जो लोग रिटायर हो गए उन्हें 1000 रुपये, 1200 रुपये की पेंशन मिल रही है। अच्छा, ये तो छोड़ दीजिए, उन्हें उम्मीद थी कि सरकार कुछ बेहतर करेगी, और जो आदमी 2021 में रिटायर हो गया वो 2025 में जिंदा है कि नहीं जिंदा है, इस बात की क्या गारंटी है? मेरी आंखों के सामने जो मुझे फ़ोन करते थे कि पटेल जी मुझे 1200 रुपये की पेंशन मिल रही है, कब हमारा भला होगा, कब ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी, और आज वो आदमी इस दुनिया में ही नहीं है। अब बताओ हम किसके लिए लड़ें? आप सोचिए, ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे कई केस हैं जो हमें फ़ोन करते थे लेकिन अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। हम उनकी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसा आने वाले समय में भी होगा, क्योंकि मृत्यु पर, जीवन पर किसी का वश नहीं है। सरकार को समझना चाहिए कि ये मुद्दा ऐसा है, इसको तत्काल रिजोल्यूशन देने की ज़रूरत है। एक गुजारिश और रहेगी कि पूरे देश के कर्मचारी चूँकि ये भी जानना चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो जब बहाल होगी तब होगी,
जी। तो अभी हमने लोगों के लिए जिनका हाल फिलहाल रिटायरमेंट है उनके लिए एक कैलकुलेटर डेवलप किया है जी। ताकि वो ये समझ सके कि एनपीएस में क्या रहेगा जी। और यूपीएस में क्या मिलेगा। जी, अगर वो जी। स्विच करना है या नहीं करना है तो DR मंजीत MANJEET manjeet.in पर वो अपना देख करके लॉगिन कर सकते हैं, उस कैलकुलेटर को देख सकते हैं ताकि उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। वो एक टेबल बन करके आ जाएगी, वो आराम से इजीली उसको देख सकते हैं। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना है कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करके समझ सकते हैं कि कौन सी पेंशन स्कीम जो है वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप इसे रिवाइंड कर लीजिएगा और समझिएगा आराम से कि इसमें आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने बेनिफिट्स को पहचान सकते हैं। क्या कुछ आपकी राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।